We are here to fight with the most dangerous subject of social science that's called history. एक पार्ट हम कर चुके हैं, दूसरा पार्ट अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद में एमसीक्यू सीरीज करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये ना, बच्चों को ये बताया नहीं कि बेचारा पढ़ना क्यों है। दूसरा, कुछ अगर टीचर बहुत अच्छा कर देते हैं, हिंदी का इंग्लिश पीपीटी उतारी, उन टॉपिक्स को बस पढ़ा दिया, आगे पीछे का कुछ बताने वाले नहीं है ना। पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि पढ़ने की सबसे बड़ी बात क्या है ना, फ्यूचर में तुम ऐसे बहुत सारे काम करोगे जहाँ पे तुम अपनी हिस्ट्री की नॉलेज का यूज़ करोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में कभी भी जाओगे तो वहाँ पे तुमको सारे काम हिस्ट्री की बेस पे करना है। तुमको पता है ना, जब आदमी हर जगह से टूट जाता है, दिल भी टूट जाता है, जॉब भी टूट जाती है, सब छूट जाता है, तो लोग कहाँ जाते हैं? श्रीमद् भगवद गीता को रीड करते हैं, भगवान कृष्ण को सुनते हैं। वो भी तो हिस्ट्री ही है ना। भगवान ने तो आज से हज़ारों साल पहले बोला था। तो जब वो हिस्ट्री काम में आ सकते तो ये वाली हिस्ट्री काम में क्यों नहीं आएगी भाई? कॉमन सेंस वाली बात है, तो पढ़ाई में मन लगाओ। दूसरी चीज़, थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो कुर्सियों की पिटी बांध लो बेटा, ठीक है। लेट्स बिगिन। अभी तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी आ गए थे और रोलेट एक्ट आ गया था। उसके बाद में जलियांवाला बाग का कांड हो गया था। एंड उसके बाद में सिंपली और सिंपली क्या होने वाला है, अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ से जाएंगे। क्योंकि देखो, जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है और जो रोलेट एक्ट है, वहाँ पे गांधी जी ने क्या किया है, जो उनका रोलेट सत्याग्रह होने वाला था उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि गांधी जी ये नहीं चाहते थे हिंसा हो, पर हिंसा किसने की? अंग्रेज़ों ने की। तो गांधी जी बोले मैं ये भी नहीं चाहता कि अंग्रेज़ हिंसा करें, तो उन्होंने सिंपली सिंपली क्या किया, रोलेट सत्याग्रह को छोड़ दिया। अब उसके बाद में गांधी जी एक मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, दैट्स कॉल्ड द खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट के साथ में शुरू होगा क्या? आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको फिर से मैं एक बार क्रोनोलॉजी बता दूं, बहुत ईजी क्रोनोलॉजी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहानी शुरू हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैक्स बढ़ा दिए गए, लोगों को दिक्कत हो रही थी, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। लोगों को लगा कि जैसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी हमारी स्थिति सुधरेगी, जो ब्रिटिशर्स ने हमको कंसेशन देंगे। ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है बेटा, तुमको कंसेशन चाहिए ना, हम आपको देंगे रोलेट एक्ट। बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉ था। उसके बाद में सिंपली सिंपली गांधी जी आ गए। गांधी जी ने 3 आंदोलन किया, तीनों आंदोलन सक्सेसफुल हुए, बट रोलेट सत्याग्रह वो पूरा नहीं कर पाए। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। सबसे पहले तो ये समझो कि खिलाफत का जो मुद्दा है ना, इसका मतलब ये नहीं किसी के खिलाफ जा रहे हो तुम। खिलाफत का मुद्दा रियल टर्म्स में हमसे कुछ लेने देना है ही नहीं। क्योंकि जो खिलाफत का मुद्दा है ना बेटा, वो जुड़ा हुआ है इस पार्ट से। ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो ना, दैट्स पार्ट कॉल द टर्किश एम्पायर, है ना। इसको बोलते थे ओटोमन एम्पायर। क्या बोलते थे? ओटोमन एम्पायर। अब ओटोमन एम्पायर के साथ में प्रॉब्लम क्या थी कि ये यूरोप में भी है, ये आपको एशिया में भी देखने को मिलेगा, ये आपको अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा। बट ओटोमन एम्पायर में जो शासक होगा उसको हम बोलेंगे खलीफा। अब जो खलीफा साहब हैं, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ब्रिटेन के खिलाफ लड़े। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हार गए। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे तो ब्रिटेन बोला ठीक है सर जी, आप हमारे खिलाफ लड़े थे तो हम क्या करेंगे, आपकी कंट्री का बाल्कनाइजेशन कर देंगे। बाल्कनाइजेशन क्या होता है? जो इंडिया के साथ में किया था, है ना। जैसे पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, तो इस कंट्री को जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग पार्ट में तोड़ने वाले थे। दूसरा, यहाँ पे जो मेन पर्सन होता है जिसको हम खलीफा बोलते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी तो वहाँ पे महमद फिफ्थ नाम से एक खलीफा थे, इनको वो हटाने वाले थे। बोलने वाले थे कि इनकी जगह पे हम क्या लेके आएंगे, एक डेमोक्रेटिक नेशन लेके आएंगे। तो खलीफा मूवमेंट में यही होने वाला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो जो ओटोमन टर्की था वो गंदे तरीके से हारा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो मल्टीपल टिटीज हो रही थी उसमें जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने ये सोच लिया था कि अब खिलाफत को हटा के हमको क्या करना है, वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आनी है। तो इसी मूवमेंट को लेके जो इंडियन मुस्लिम है वो एक मूवमेंट को खड़ा करेंगे, दैट्स कॉल्ड द खिलाफत मूवमेंट। और उस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे गांधी जी। तो ज़्यादातर बच्चों को ये ना गलतफहमी होती है कि ना सर, खिलाफत मूवमेंट रिगार्डिंग द हम ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ आए थे। खिलाफत मूवमेंट में खलीफा समझने का ट्राई करो। खलीफा की कुर्सी को कौन हटा रहा है? ब्रिटिशर्स हटा रहे हैं। और जब ब्रिटिशर्स खलीफा की कुर्सी को हटाएंगे तो इंडियन मुस्लिम्स को पता नहीं क्या होगा, वो बोलेंगे मत हटाओ। तो वहां से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होगी, गांधी जी इसको सपोर्ट करेंगे। तो जो मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया, खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया और गांधी जी इस पूरी की पूरी कमेटी को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया, रिलीजियस इशू बिकम द पॉलिटिकल मूवमेंट। यानी सिंपली सिंपली इस स्लाइड का जो एंड है वो क्या था, रिलीजियस इशू था, वो क्या बन गया, पॉलिटिकल मूवमेंट में चेंज हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब हम थोड़ा आगे और जाएंगे। रोलेट एक्ट की बात चलिए इसमें कि गांधी जी ने सपोर्ट क्यों किया। क्योंकि गांधी जी चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे।
अब इसके जो लीडर्स हैं उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली। दूसरी चीज़, ये दोनों जो ब्रदर्स हैं ना, ये भाई भाई हैं। कौन है? भाई भाई। तो ये ब्रदर्स हैं, और जहाँ तक मुझे पता है ये लोग सऊदी अरेबिया से आते हैं। ये लोग आके गांधी जी से मिलते हैं और अपना पॉइंट बता देंगे, देखो ऐसा है गांधी जी, जो टर्की है वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, तो हम इंडिया में एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। अब सोचो, टर्की कहाँ, अफ्रीका के ऊपर है, सऊदी अरेबिया के ऊपर है, और प्रॉब्लम क्या है ये। तो गांधी जी बोलेंगे ठीक है, आई सपोर्ट योर इशू। तो गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत, क्योंकि गांधी जी को लगता था ऐसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी। अच्छा, एक और हंसी की बात बताऊं तुमको, नॉलेजेबल बात है, हंसी की बात नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से पाकिस्तान बनने वाला है ना, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट को अपोज करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना से दैट कि ये आपका जो पॉइंट है वो सही पॉइंट नहीं, क्योंकि जो लीडर्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना वो काफ़ी थियोक्रेटिक लीडर्स हैं, काफ़ी थोड़े ओल्ड विचारों के लीडर हैं, समझे। हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, फिर भी मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपकी बुक में, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, है ना। आई एम अ टीचर ऑफ द हिस्ट्री, तो थोड़ा बहुत हो जाता है भाई, समझ जाया करो यार, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट बिकम द ब्रॉडर एंड यूनाइटेड। उसने क्या किया, जितने भी हिंदू मुस्लिम थे उनके बीच में यूनिटी लाने का ट्राई किया। आई एम नॉट सेइंग कि यूनिटी आ गई, मैंने बोला कि ट्राई किया, ठीक है। बट इस यूनिटी का पे किसको करना पड़ा? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मालाबार हिंदू जेनोसाइड, इसी को लेके मालाबार में दंगे होंगे और उस दंगे में बहुत सारे हिंदू मारे जाएंगे। तो आई थिंक इसमें भी जो ऑब्जेक्टिव है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहिए, वो यूनिटी भी नहीं मिल पाई। देखो ऐसा है कि लाइन टू लाइन में बुक से पढ़ा सकता हूँ, बट मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यूज कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि अगर खिलाफत मूवमेंट पे कोई भी क्वेश्चन लिखने को आया और उससे पूछा कि आप इसका एनालाइज करो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाना चाहते थे गांधी जी, बट गांधी जी को ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी मिली नहीं। रियल में हुआ क्या था कि जो मालाबार कोस्ट है, आज का जो केरला है, वहाँ पे मोपलाज रहते थे, ठीक है। और जो मोपलाज थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो लोकल हिंदू रहते थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। दैट्स कॉल्ड द मालाबार हिंदू जेनोसाइड। अभी तक इसको हम एज ए ट्रीट करते थे रिवेलियन, बट अभी यहाँ पे क्लियर है कि वहाँ पे गलत हुआ था, ठीक है। तो ये इसके आगे जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो अब तक तो आपको समझ में आया कि टर्की में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को लेके अली बंधु इंडिया में आए हैं। पर जब अली बंधु इंडिया में आए तो गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया और वहाँ से खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ है। अब खिलाफत मूवमेंट से पूरा का पूरा ट्रांजिशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखो मैंने ऊपर रोलेट एक्ट की वो लगा रखी है हेडिंग, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रोलेट एक्ट का मुद्दा अभी तक चल रहा है। और उसकी की अंडरटेकिंग में जब आप जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक और मुद्दा है, दैट्स कॉल्ड टू पर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि एक ट्रांजिशन है। क्या है? एक ट्रांजिशन है। खिलाफत मूवमेंट पहले शुरू हुआ है, खिलाफत कमेटी बन गई है, खिलाफत कमेटी को गांधी जी ने क्या दिया है, अप्रूवल दिया है। उसके बाद में सिंपली और सिंपली जो कांग्रेस है वो अपना सेशन लेके बैठेगी, कहाँ पे? कलकत्ता में। ये जो लोकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वाई? मैप में आ सकती है, हर 2-3 साल में छोड़ के आती है, हर साल भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि 4-5 लोकेशन है हिस्ट्री में, मैप पे सेपरेट क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी ने प्रपोज किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने क्या बोला? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सिंपली क्या लेंगे? स्वराज लेंगे। खिलाफत एंड नेशनलिज्म ज्वाइन टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। यानी खिलाफत के थ्रू तो मुस्लिम्स आने वाले थे और नॉन कोऑपरेशन के थ्रू हिंदू आने वाले थे, और गांधी जी को लगता था कि ये दोनों की दोनों फोर्सेस क्या चलेंगी? एक साथ चलेंगी। तो यहां तक आपको समझ में आया, टर्की की प्रॉब्लम से खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। उसके बाद में कांग्रेस ने 1920 के सेशन में क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये कांग्रेस सेशन क्या है? कांग्रेस साल में एक बार या 2 बार एक जगह पे मिलेगी, ज़्यादातर मामले में वो साल में एक बार मिलती थी। दिस इज द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, जो क्रिसमस वीक होता था ना, उसमें कांग्रेस के जितने भी लीडर होते थे वो एक जगह पे मिलते थे। इसलिए आप देखो कांग्रेस का सेशन कभी नागपुर में होगा, कभी कलकत्ता में होगा, कभी लाहौर में होगा। वहाँ पे बैठ के कांग्रेस अपने पूरे साल की स्ट्रेटेजी को तय करती थी। तो आपको सेशन भी समझ में आ गया कि सेशंस में क्या हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, पहले से हम बता रहे हैं। तो ये समझ में आया कि 1920 का सेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या दिया गया था? हरी झंडी दी थी। गांधी जी ने बोला कि जाओ ट्रेन चला दो और नॉन कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि रोलेट एक्ट से क्या हुआ? एंगर क्रिएट हुआ। खिलाफत इशू से क्या हुआ? यूनाइटेड इंडिया हुआ और एक मास मूवमेंट बना। अब समझ में आया कि मास्टर ने रोलेट एक्ट को क्यों नहीं हटाया। इसलिए नहीं हटाया
क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अच्छा, एक और हंसी की मैं बात बताता हूँ आपको, हंसी की बात नहीं है, सीरियस बात है। गांधी जी ने अप्रैल में जब जलियांवाला बाग का इशू हुआ था, तो गांधी जी ने केवल उसके ऊपर कुछ लिखा, कुछ बोला नहीं, बट जैसे ही खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, गांधी जी ने उस मूवमेंट को भी उठाया, उस पॉइंट को भी उठाया कि जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हमारे साथ में क्या किया था। तो यहाँ से अब हम बढ़ते हैं वाई नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन का मतलब बस इतना सा है कि ये बच्चा अपने मम्मी पापा से रूठा हुआ है। बच्चे का एग्जाम्पल दूँ तो आपकी ईजिली समझ में आए कि आज से मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी। तो नॉन कोऑपरेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है, जो गांधी जी हिंद स्वराज में लिख रहे हैं। अब हिंद स्वराज क्या है बेटा? गांधी जी का एक न्यूज़पेपर है। उस टाइम पे हर लीडर के पास में अपना एक न्यूज़पेपर होता था, जिसके थ्रू उनकी अर्निंग होती थी, और उसके थ्रू वो क्या करते थे, अपने विचारों को रखते थे। गांधी जी लिख रहे हैं, ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड बिकॉज इंडियन कोऑपरेटेड, इफ इंडियन स्टॉप कोऑपरेशन, खत्म। गांधी जी को क्या लगा कि ब्रिटेन का सपोर्ट कौन कर रहा है? आर्मी में इंडियन जा रहे हैं, सिविल सर्विस में भी इंडियन जा रहे हैं, बाबूज इंडियन जा रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट इंडियन जा रहे हैं, कोर्ट में लॉयर इंडियंस हैं। तो गांधी जी ने बोला, मेरे कहने पे सब के सब नो बोल देंगे ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स के पास में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचेगा, और मैं नाराज़ होकर, पूरी इंडिया नाराज़ होकर ऐसे बढ़ जाएगा, और सारे के सारे अंग्रेज चले जाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया था, उत्तम आइडिया था, नो प्रॉब्लम दैट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट, ओके। पर कैसा हुआ, क्या हुआ आगे अब हम देखेंगे। अब इसमें देखो दो तीन चीज़ें तुमको पढ़नी है। सबसे पहले तो नॉन कोऑपरेशन क्या है, दूसरा नॉन कोऑपरेशन का सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, गांव पे क्या इफेक्ट पड़ा, ट्राइबल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, लास्ट में प्लांटेशन वर्कर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। इतना पढ़ना है बस आज आपको। उस चीज़ को मैंने मल्टीपल स्लाइड्स में इसलिए बांटा है कि जब आप इन स्लाइड्स को बैठ के रिवाइज करो तो उसी में आपका 80-90 स्लाइड्स में हो जाए, क्योंकि एक स्लाइड को पढ़ने में बेटा हार्डली 2 मिनट लगता है, और 2 मिनट में आपके पास में पूरा का पूरा कंटेंट होगा। पूरी किताब को गन्ने के जूस की तरह निचोड़ के आपके सामने रख दिया है। ऐसा नहीं कि मैं बुक बाय बुक लाइन उठा के उसमें केवल हाईलाइटेड करके पढ़ाऊँ, नहीं, टीचर का काम है कि टीचर आपके लिए फैसिलिटेटर होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन? नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट ऐसे समझ में आएगा, ये है ब्रिटिशर्स, कैप्टन रसल, ये हैं गांधी जी। उन्हें तुम हमको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ स्कूल, और गांधी जी बोलेंगे नो मीन्स नो। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्लियर कर दिया, मैं और इंडियंस क्या नहीं करने वाले, सपोर्ट नहीं करने वाले। तो कैप्टन रसल्स तुम जाओ। तो यहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। अगर नाम आज की द क्वेश्चन, कौन से सेशन में पास हुआ था? 1920 कलकत्ता सेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स बोलने वाले थे कि आप लोग हमको सपोर्ट करोगे, बट मैन थिंग इज दैट सबके सब बोलने वाले थे ना, नो मीन्स नो। तो दिस इज ऑल अबाउट, बट इसको थोड़ा और थॉरली पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में ये तो लिख के नहीं आओगे कि कैप्टन रसल नाम का एक बंदा था, सर जी उसने बोला हमको सपोर्ट करोगे, और हमने बोल दिया नो मीन्स नो। तो ऐसा तो लिख के नहीं आ पाओगे। एग्जामिनर प्यार से बोलेगा ठीक है बेटा, नो मीन्स वो जीरो होता है ना, जीरो वो होता है, उसका जीरो बना के मेरे से तू ले जा। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब मीनिंग क्या है? रेफ्यूजल टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब तक क्या चल रहा था? दोनों में एकदम सपोर्ट चल रहा था। अब भाई साहब लॉयर बन के जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, है ना। दूसरा उनका एम था कि जब हम गवर्नमेंट से ना करेंगे तो स्वराज मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? गांधी जी को बहुत अच्छे से बता दी। मूवमेंट को प्लान किया गया स्टेज में कि ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे। बट एंड ऑफ द डे ये 1920 चल रही है, इंडिया को आज़ादी मिलने में भी 27 साल और लगेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड में कुछ नहीं देने वाला। पीसफुल रेजिस्टेंस करना था, बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको ब्रिटिशर्स को रेजिस्टेंस करना था। और उसको कैसे करना था? वॉज यूज टू चैलेंज ब्रिटिश पावर। शांति से, बिल्कुल अहिंसा के साथ में आपको क्या करना था? ब्रिटिश एम्पायर को इंच बाय इंच इंडिया से बाहर निकालना था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक सिंपल सी चीज़ ये थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो सिंपली और सिंपली कुछ नहीं करेगी, वो अपना सिस्टम चलाती रहेगी, बट इंडियंस को उस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करना है। तो उसके बाद में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते, प्रोग्राम क्या था? सरेंडर द गवर्नमेंट टाइटल। जैसे कोई भी पर्सन है उसको गवर्नमेंट ने का टाइटल मिला, जैसे गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल मिला था, किसी को नाइटहुड का टाइटल मिला था, तो मल्टीपल टाइटल्स मिलते थे। तो जो जिन लोगों को गवर्नमेंट ने टाइटल दिया है वो क्या करेंगे? अपने टाइटल्स को छोड़ के बोलेंगे साहब आप ले लो। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे वो स्कूल छोड़ देंगे, लॉयर कोर्ट छोड़ देंगे, मिनिस्टर काउंसिल छोड़ देंगे, और फॉरेन कोर्ट्स को बिल्कुल छोड़ देंगे, और बाबा रामदेव की स्टाइल में बोलेंगे आज से अपनाएंगे स्वदेशी। दूसरा, सिविल सर्विस और पुलिस को भी अवॉइड करेंगे। जैसे आपस में दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई तो वो आपस में बैठ के मांडवली करेंगे या समझौता करेंगे।
इतनी सी चीज़ है। नॉन कोऑपरेशन मतलब इन सारे पॉइंट को याद कर लो, रट्टा मान लो कि स्कूल, कोर्ट, काउंसिल, फॉरेन गुड्स को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे और पीसफुल रेजिस्टेंस को यूज करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये यूएस की तरह नहीं होगा कि यहाँ पे वॉशिंगटन साहब और बेंजामिन सर आएंगे और सीधे बोलेंगे भाई लड़ाई करो और ब्रिटिशर्स को भगा दो। ऐसा ना होने वाला है यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा नहीं होगा कि राजा को पकड़ के सीधे भगा देंगे और 50 साल में आज़ादी आपके हाथ में। यहाँ पे 200 साल लगेगा, मल्टीपल पार्ट्स में आपको आज़ादी मिलेगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि लगातार और लगातार क्या होगा, बायकॉट होगा और बायकॉट के बाद में आपको मिलेगी आज़ादी। ठीक है। अब सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट, जैसे ही लोगों को पता पड़ा कि भाई ये काम करना, सारे के सारे लोग क्या आए, बाहर आए। गांधी जी ने ट्रैवल शुरू कर दिया पूरे इंडिया में, शौकत अली ने भी शुरू कर दिया। शौकत अली बोल रहे थे कि हमको क्या चलाना है, खिलाफत चलाना है, और गांधी जी ने क्या बोला कि हमको चलाना है नॉन कोऑपरेशन। मास सपोर्ट मिला क्योंकि ये गांधी जी का पहला ऐसा मूवमेंट है जो पैन इंडिया होने वाला है। गांधी जी भी नेशनल हो गए। पहले चंपारण में है, पहले अहमदाबाद में है, लोकल लेवल पे गांधी जी गेम खेल रहे हैं। जैसे होता है ना, पहले जो वो मतलब क्रिकेटर होता है, पहले वो रणजीत खेलता है, अंडर 19 खेलता है, फिर वो आईपीएल खेलता है, फिर वो सीधे इंडियन मैच वो खेलता है। एकदम गांधी जी भी आ गए एकदम बैट वगैरह लेके कि अब क्या करना है बेटा, नेशनल मैच खेलना है। नेशनलिज्म स्प्रेड अमंग द पीपल। देखो ये जो वर्ड है ना, इसको रट्टा मान लो। कहीं पे कुछ समझ में ना आया कि इस मूवमेंट से क्या हुआ, नेशनलिज्म आया, लोगों के अंदर राष्ट्रता की भावना। ये देखो हमारे एंसेस्टर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मूवमेंट बिकम द मास नेशनल कैंपेन। मूवमेंट कैंपेन बन गया। आज की डेट में होता है ना कि इस मैसेज को सपोर्ट करो और इस वाले कैंपेन को सपोर्ट करो, है ना। तो एक तरीके से कैंपेन चला रहे हैं गांधी जी। तो उसके बाद में क्या हुआ, स्कूल छोड़ दिए गए, कोर्ट छोड़ दिए गए, तो मास सपोर्ट मिला। नॉन कोऑपरेशन मीन द रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग टू स्ट्रेंथन ब्रिटिश रूल थ्रू द इंडियन सपोर्ट। यानी इंडिया के सपोर्ट से आपको क्या करना है, ब्रिटिशर्स को स्ट्रेंथन नहीं करना है। तो इतनी सी बात है। अब ब्रिटिश हुकूमत इसके खिलाफ क्या करेगी, फिर से मैं बता दूं, कैप्टन रसल यही बोलेगा कि तुम हमारा सपोर्ट करेंगे, गांधी जी बोलेंगे नो मीन्स नो, पूरे इंडियंस बोलेंगे हम बापू को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से काम होने वाला था। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टैक्स बढ़े, रोल एक्ट आया। रोल एक्ट, जलियांवाला बाग, गांधी जी के 3 मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी के बाद में खिलाफत मूवमेंट आएगा, टर्की वाला इशू, शौकत अली और दूसरे जो अली बंधु के दूसरे भाई हैं वो यहाँ पे आएंगे, गांधी जी से बात करेंगे। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, किससे, कांग्रेस सेशन से 1920 में। अब नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। गांधी जी, और ये वाली स्लाइड मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसके बाद में आता है अडेप्शन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। दिसंबर में नागपुर में एक सेशन होगा, अगेन ये गया नागपुर। इसको आप बिल्कुल रट्टा मान लो और मैप वाली एक्सरसाइज में मैं रट्टा पढ़वा दूंगा। तो वहाँ पे क्या होगा, एक अडेप्शन होगा कि साहब अब क्या करना है कि हमको नॉन कोऑपरेशन पे प्लान बनाना है। उस प्लान के अकॉर्डिंग कांग्रेस चलेगी। मैंने बोला था साल में एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लिया गया है क्योंकि ए हम यहाँ पे लगाना भूल गए, हमको माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि ए यहाँ पे आ गया है। कांग्रेस ऑफिशियली लॉन्च द मास स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल प्लानिंग से काम होता है। कलकत्ता सीजन में बोला गया कि क्या आप नॉन कोऑपरेशन को चाहते हैं, कांग्रेस बोली हाँ। फिर से कांग्रेस वो बोलती है नागपुर सेशन में कि हम इस मास मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में बिल्कुल प्लान्ड तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है मतलब बिल्कुल चोरी छुप के कोई मूवमेंट शुरू स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो आप इनसे मिलो। दिस इज़ अ मोस्ट पावरफुल फिगर इन इंडियन हिस्ट्री, मोतीलाल नेहरू। ये जो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके फादर हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल एक्ट तो दिया पर 1919 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भी दे दिया। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। इस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, किसमें, स्टेट में इलेक्शन कराएंगे और आप उस इलेक्शन को फाइट करके नेता बन सकते हो। अब यहां पे कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तरफ तो मोतीलाल नेहरू हैं और एक हमारे दास सर हैं, वो बोलेंगे साहब हमको क्या करना चाहिए, इलेक्शन को फाइट करना चाहिए। ये जब आप टूवर्ड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जाओगे ना, जब इसको थॉरोली पढ़ोगे, अभी बस थोड़ा सा समझ लो।
कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी कांग्रेस में फ्रैक्शन है। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं, वो बोलेंगे भाई इनको बिल्कुल बायकॉट करो, हमको तो इलेक्शन में फाइट करना ही नहीं है। क्योंकि नेहरू जी की क्या आइडियोलॉजी समझने का ट्राई करो। गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है वो किसने बनाया है? ब्रिटिशर्स ने बनाया है। अगर आप ही उसमें फाइट करोगे तो क्या होगा? सिंपली सिंपली आपने उस एक्ट को क्या किया? सपोर्ट किया। दूसरी तरफ नेहरू जी के जो फादर हैं, बेटे और जो फादर और सन है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। उनका कहना है कि हम इलेक्शन फाइट करेंगे, जो विधानसभा बनेगी उस विधानसभा में बैठेंगे और विधानसभा में ब्रिटिश की नीतियों को क्या करेंगे? अलग करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे। क्योंकि डिबेट कंटिन्यू रहेगी कांग्रेस की मीटिंग में, बट बिकॉज ऑफ द गांधी जी ये डिबेट कभी बाहर नहीं आएगी। अगर गांधी जी नहीं होते तो मेरे हिसाब से 1907 यानी 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था वहां पे कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, उस जैसा कुछ होता। तो नॉट एवरीवन एग्री विद द गांधी जी स्ट्रेटेजी। ये पढ़े लिखे लॉयर्स थे, उन्होंने बोला कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना चाहिए? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए। जो एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया जिसमें जो इलेक्शन होंगे उसको क्या करेंगे? फाइट करेंगे, और फाइट करके सीधे सीधे क्या करेंगे? काउंसिल्स में बैठ के मिनिस्टर बनेंगे। तो ये तो सिंपली और सिंपली यहाँ तक आपको समझ में आया, और अप्रॉक्सीमेटली हम आधे लेक्चर पे पहुँच भी चुके हैं। तो डोंट वरी, आई थिंक आई विल ट्राई कि मैं इस पूरे के पूरे लेक्चर को 30 मिनट में बैकअप कर दूँ, तो 3 या 4 पार्ट में इसको हम पूरा कर देंगे। डरने की बात नहीं है लाड़ले, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे जब हम बात पढ़ेंगे टू डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट, यानी यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दो अलग अलग स्टैंड देखने को आपको मिलेंगे। एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस हैं और नेहरू जी हैं। नेहरू जी क्या बोल रहे हैं कि हमको तो बिल्कुल फाइट नहीं करना। तो नेहरू जी क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे इंडिया में खादी फैलाएंगे, लोग खादी पहने, ताकि इम्पोर्ट कम हो, क्योंकि इम्पोर्ट जितना भी हो रहा है ब्रिटेन से हमारा पैसा बाहर जा रहा है। दूसरा, हम लिकर बैन करेंगे, लोगों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ाएंगे। जब कभी भी नया मूवमेंट स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे? उसको नए तरीके से डील करेंगे। और एक तरफ दास सर हैं, और कौन है आपके? मोतीलाल नेहरू सर हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि हमको इस मूवमेंट को तो स्टार्ट रखना चाहिए, बट हमको काउंसिल इलेक्शन को भी फाइट करना चाहिए। मूवमेंट इन द टाउन नई हेडिंग है। शहर में किस तरीके का बोल रहा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन 1921। और एक और अच्छी की बात बताऊँ, 1922 में ना जिस खिलाफत इशू के लिए ये लोग फाइट कर रहे थे, वो खिलाफत का इशू ऑटोमेटिक गायब होगा। क्यों? जो टर्की था, टर्की में एक बहुत ग्रेट लीडर हुए थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो हुए थे ना, उन्होंने सिंपली क्या किया था? टर्की को डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया। और जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो उसका मैटर खत्म हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। ओ सॉरी, ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ। अगर हाँ, दिस इज द पर्सन, 1 सेकेंड, है ना। इनकी लीडरशिप में टर्की क्या बन गया? डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। तो जब डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो वो मैटर ही खत्म हो गया। दिस इज ऑल अबाउट। तो खिलाफत का मूवमेंट तो खत्म हो गया था, तो अब बचता क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी आइडियोलॉजी थी उन्होंने क्या किया? ज्वाइन किया इसको, ठीक है। तो ये स्वराज आपको समझ में आया। अब जो सिटीज़ है ना उसमें भी एक ही टॉपिक रहने वाला है, वो क्या है कि हमको किसी भी तरीके से स्वराज चाहिए। अब सिटी में देखो सबसे पहले तो कौन रहता है ये समझने का ट्राई करो। सिटी में मिडिल क्लास रहती है बेटा, और मिडिल क्लास का जो धरना देने का तरीका है वो भी अलग होगा, है ना। तो सिटी में जब ये चीज़ें पहुंची तो मिडिल क्लास ने क्या किया? एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिए, टीचर और हेडमास्टर ने क्या किया? अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। लॉयर गिव अप द लीगल प्रैक्टिस, उन्होंने क्या किया? लीगल प्रैक्टिस को बंद कर दिया। तो यानी मिडिल क्लास ने तो काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। अर्बन एजुकेटेड क्लास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट द मूवमेंट, क्योंकि जो एजुकेटेड क्लास है बेटा उसकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? एजुकेशन तो पहली बात कम है, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं। इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट आप पढ़ नहीं सकते। लॉयर बनने के लिए भी आप कहाँ पर जाओगे? बाहर जाओगे। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था गांधी जी की मार्कशीट, गांधी जी स्कोर लेस देन 40% इन मैट्रिकुलेशन। आई एम सीरियस, गांधी जी ने 40% से कम स्कोर किया था। हाँ तो शायद क्योंकि गांधी जी की मैट्रिक एग्जाम से 4 साल पहले शादी हो गई थी। मुझे याद है गांधी जी ने ना 1887 में मैं 10th का एग्ज़ाम दिया था, और 1883 में गांधी जी की शादी हो गई थी। तो गांधी जी के मार्क्स तो कम थे, क्योंकि गांधी जी अपने स्कूल में अप्रॉक्सीमेटली 403 रैंक पे थे।
देखो हिस्ट्री के टीचर को कितनी नॉलेज होती है, गांधी जी की पूरी मार्कशीट तुम्हारे सामने रख दी। 1887 में गांधी जी के 40% मार्क्स, सॉरी टॉपिक से भटकना नहीं है, टॉपिक से नहीं भटकना, ठीक है। ठीक है, तो जो टीचर्स थे उनके साथ में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि सिंपली और सिंपली उनके पास में जॉब नहीं है। तो ब्रिटिश राज से ये भी की खफा है ना। तो जब जॉब का इशू आएगा तो मिडिल क्लास भी क्या करेगा, बायकॉट करेगा। पर जी ज़्यादा दिन तक बायकॉट नहीं कर पाएंगे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि गांधी जी का जो भी प्लान है वो काफ़ी लंबा चलता है, ठीक है ये। तो उसके बाद में क्या होगा, मिडिल क्लास सब कुछ अपना ब्रिज पर चढ़ जाएंगे, बोलेंगे बायकॉट कर देंगे। उन्होंने क्या किया, काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट किया। मद्रास प्रेसिडेंसी एक ऐसी प्रेसिडेंसी थी जिसने क्या किया, काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया। वहाँ पे एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, उसने क्या किया कि उन्होंने उन इलेक्शंस में क्या किया, बायकॉट नहीं किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 आ रहा है उसमें काउंसिल इलेक्शन होने वाले हैं। तो काउंसिल इलेक्शन जो होगा उसको भी बायकॉट करने का प्लान चलेगा, बट बाद में इसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजन्स रेस्पॉन्ड डिफरेंटली, यानी मद्रास में जो जस्टिस पार्टी उसने बोला कि हम तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो अदर पार्टी थी उन्होंने क्या किया, उसको पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो इकोनॉमिक बायकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को जाके धरने दिए गए। पिकेटेड का मतलब क्या होता है, वहाँ पर जाके धरने देना। फॉरेन क्लॉथ की आंधी चलाई गई, आंधी नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, होली जलाई गई। आजकल आंधी बहुत ज़्यादा आ रही है ना, एक बहुत बड़ा क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है कश्मीर से लेके और वे ऑफ बंगाल तक। तो उसकी वजह से क्या है, 2-3 दिन तक नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में काफ़ी बरसात होने वाली है, तो इसी वजह से मुंह पे आंधी रहती है। तो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट बिकम द पावरफुल, लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है। तो स्वदेशी स्ट्रेंथ इन, इससे क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट बहुत बड़ा, लोगों ने इंडियन क्लॉथ खरीदे, फैशन बन गया खादी पहनना, लोग वो अपनी खादी के कपड़ों को कंपेयर करने लग गए कि मेरी खादी अच्छी कि तेरी खादी अच्छी। मिडिल क्लास क्या कर रहा था, मिडिल क्लास कर रहा था ये, बेस्ट में भाई कहाँ है तू, रास्ते में, किस रास्ते में, बोले इलेक्शन बाइकआउट के रास्ते में, कपड़े बाइकआउट के रास्ते में, सब चीज़ों को बाइकआउट कर दो क्योंकि नॉन कॉपरेशन ही जो करना है। तो इस तरीके से मिडिल क्लास का पॉइंट चला था। इतने में ही बाबा रामदेव की एंट्री हो जाती, बाबा रामदेव बोले स्वदेशी आएगा तो मेरी तो बात होगी, क्योंकि जैसे ही फॉरेन क्लॉथ का डिक्लाइन हुआ, क्योंकि जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा था उसका डिक्लाइन हुआ, स्टार्टिंग में कितना आ रहा था 102 करोड़, वो कम होकर 57 करोड़ रह गया। ब्रिटिशर्स को भी समझ में आने लगा कि कुछ तो चल रहा है भाई, लॉस, धंधे में लॉस मतलब दिक्कत है। तो ट्रेडर रिफ्यूज फॉरेन ट्रेड, ट्रेडर्स ने बोला कि हमको भी फॉरेन ट्रेड नहीं चलना, खादी चलने दो। मार्केट में खादी का एकदम ऑरा बन गया। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, है ना। इसी तरीके से क्या हुआ, बायकॉट सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी, तो उससे क्या हुआ, पूरी पूरी इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट मिला। गांधी जी भी अपने चरखे के साथ में बाहर आ गए कि राइट नाउ आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट खादी। तो प्यूपल्स ने क्या किया, इंडियन मेड क्लॉथ को पहनना शुरू किया, हैंडलूम और टेक्सटाइल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। जो गांव में लोग खादी बना रहे थे, लोग उनसे ना डिमांड करने लगे कि हमको क्या दो, खादी का कपड़ा दो भाई, क्योंकि खादी के कपड़े से क्या होने वाला था, एक सिंबल जुड़ा हुआ था। खादी इज ऑल अबाउट सिंबल, कि किस तरीके से हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खादी जो सिंबल बना वो सेल्फ रिलायंस का और नेशनल प्राइड का बना, कि हम क्या है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं। ये क्या है, एक सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड है। आज की डेट में तो हमारे लीडर्स, जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जो नेता हैं, वो भी खादी पहनते हैं, तो आई थिंक उन पर सूट नहीं, चलो पॉलिटिकल नहीं करते। खादी बिकम द आइडेंटिटी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अब खादी जो था एक फ्रीडम स्ट्रगल का क्या हुआ, इसीलिए आपके जो भी लोग हैं, क्या बोलते हैं, जो भी आपके नेतागण हैं, जो भी आपके नेता हैं, हमारे नेता हैं, वो क्या करते हैं, खादी पहनते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद में क्या हुआ, मिडिल क्लास लोगों को समझ में आने लग गया कि ये जो मूवमेंट है ना वो लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि खादी बहुत एक्सपेंसिव थी बेटा। एक बार खरीदा, 2 बार खरीदा, 3 बार खरीदा, गांधी जी का मूवमेंट लंबा चला, बोले यार ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट। अब इंडिया में एक बहुत बड़ा ह्यूज ऐसा क्लास था जिसके पास इतना पैसे नहीं था कि खादी को अफोर्ड कर सके, क्योंकि जो ब्रिटेन से कपड़ा बन के आ रहा है वो मशीन मेड है, और मशीन मेड गुड्स ऑलवेज चीपर। आपको पता है चाइना में बनी हुई चीज़ें सस्ती होती हैं, क्योंकि चाइना में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो मशीन के थ्रू होता है, हम उस तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी चाइनीज कॉलोनी पे देखो, जिस माइक से मैं शूट कर रहा हूँ, जिस पैड में मैं लिख रहा हूँ, वो सब चाइना से आया हुआ है। आई डोंट हैव अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। वो काम उस टाइम पे ब्रिटेन कर रहा है। अल्टरनेटिव इंडियन स्कूल्स एंड कंट्रीज स्लो द डेवलपमेंट। जो अल्टरनेटिव चीज़ें थी उन्होंने क्या किया, स्लो किया, क्योंकि देखो आपको पहले क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूशन बनाने हैं।
आपने स्कूल तो छुड़वा दिया, बच्चा कब तक स्कूल से बैठेगा? क्या आपने यहाँ पे कोई नया स्कूल ओपन किया? लॉयर ने तो अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, पर कितने टाइम तक छोड़ सकता है भाई? उसके बीवी हैं, बच्चे, वो खिलाएगा क्या? तो इसी तरीके से जो टाउन में था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हल्के हल्के डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक मूवमेंट में सबको ये पता होना चाहिए कि 2 साल 3 साल में हमको आज़ादी मिल जाएगी, मैटर खत्म है, बट ऐसा होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द फाइनलाइज डेट इज नॉट डिसाइडेड। एक रेजिस्टेंस चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मैं कॉपरेशन नहीं करूँगा, ब्रिटिशर्स बोले मत करो, कब तक नहीं करोगे, हमारे साथ ही रहना भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, ये लोग हिट विकेट कर गए। हिट विकेट का मतलब क्या है, क्योंकि इतना सस्ता नहीं था चीज़ों को बायकॉट करना, क्योंकि खादी बहुत महंगी है, स्कूल आप छोड़ नहीं सकते, जॉब आप छोड़ नहीं सकते। तो मिडिल क्लास में क्या हुआ, स्टूडेंट ने वापस से स्कूल ज्वाइन कर लिया और लॉयर्स रिज्वाइन द कोर्ट। जैसे होता है ना कि पर्सन है, मुझे नहीं पता कौन से प्लेयर हैं, हेड विकेट होंगे और वापस कहाँ जाएंगे, पवेलियन में जाएंगे। तो अर्बन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड सस्ट इन द नॉन कॉपरेशन वर डिफिकल्ट इन द सिटीज। सो सिटी में जिस तरीके से शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे कंट्री साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड जो होता है वो सिंपली और सिंपली गाँव की बात होगी। शहर की तो बात होगी, अब गाँव में किसान रहेंगे, किसानों की अपनी अलग प्रॉब्लम चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है टैक्स, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भैया वो 50% प्लस टैक्स ले रही है। तो लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है भाई, खाने पीने की दिक्कत आ रही है इतनी सारी, ठीक है। तो दूसरा बेकारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है, लगातार जो फार्मर्स हैं उनको क्या करना पड़ रहा है, बेकारी करनी पड़ रही है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द ब्लेज ऑल्सो, पीजेंट्स एंड ट्राइबल ज्वाइन द स्ट्रगल, लिंक द इशू विद द नेशनलिज्म। जो इशू चल रहा है लगातार उसको क्या करेंगे, ट्राइबल्स पीपल्स भी ज्वाइन करेंगे और पीजेंट भी ज्वाइन करेंगे। बट बेटा दोनों की स्वराज्य की डेफिनेशन अलग होगी। ये मत सोच लेना कि स्वराज्य का मतलब है आज़ादी मिलेगी। किसानों के लिए स्वराज्य का मतलब है कि टैक्स कम कर दो और सिंपली क्या करना है आपको, बेकारी ख़त्म करा दो। और जो जमींदार हैं उनसे क्या बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको हमसे टैक्स कम लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो बाबा रामचंद प्ले द की रोल, सॉरी ये पेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो सेटअप करना पड़ा। तो बाबा रामचंद ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, अवध किसान सभा को बनाने में। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे पहले तो ताल्लुकदार और लैंड लॉर्ड्स बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो ताल्लुकदार और लैंड लॉर्ड्स हैं ना बेटा, उनके साथ में प्रॉब्लम ये कि ब्रिटिशर्स तो टैक्स ले रहे हैं, इट्स ओके, बट उनके साथ साथ इन लोगों ने भी अपने टैक्स लगा रखे हैं। क्यों? जैसे किसानों को बेगारी करनी पड़ रही है, क्योंकि देखो जो जमींदार है ना, उसका जो खेत है, उस खेत में वो खुद तो किसानी नहीं कर रहा, वो क्या करेगा, बाहर से फोर्सफुली फार्मर्स को लेके आएगा और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं बेचारे वो क्या करेंगे, यहाँ पे बेकारी करेंगे। दूसरा हाई रेंट्स है, जितने भी किसान हैं, जितने भी ताल्लुकदार हैं, जितने भी वहाँ पे बड़े किसान हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो उस ज़मीन को अगर किसी किसान को लेना है या ग्रो करना है तो उसके ऊपर रेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा इनलीगल केसेस सेसेस, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये मल्टीपल चीज़ें क्या चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। दूसरा, जो भी पीजेंट्स हैं अगर वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको सबसे बड़ी चीज़ें क्या झेलनी पड़ेंगी, वो झेलनी पड़ेंगी ये कि जो लठैत होते हैं, लठैत क्या होते हैं, जो जमींदार होते हैं, जो टेनेंट होते हैं, उनके पास अपने लोग होते हैं लाठियों के साथ में, वो आके क्या करेंगे, किसानों को मारना फोड़ना शुरू करें। तो बड़ी दिक्कत है। तो इसके खिलाफ क्या होगी, अवध किसान सभा बनेगी। तो उसके बाद में क्या होगा, फोर्स लेबर यानी बेगार के खिलाफ आएंगे। नो सिक्योरिटी फॉर द लैंड टेन्योर, यानी आपको कोई ज़मीन मिली तो मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है कि उस ज़मीन से आपको कभी भी हटा दिया जाएगा। अब आप उस किसान के बारे में सोचो, उस फार्मर के बारे में सोचो कि ही गॉट द लैंड फॉर अ सम टाइम, यानी उसको कुछ समय के लिए ज़मीन मिली, बट उस ज़मीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसने बीज लगाया, फर्टिलाइजर लगाया, तभी एक ज़मींदार ने आकर उससे ज़मीन छीन ली। तो बाबा रामचंद्र ये बोल रहे हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात ये है कि जब आपने उस पर्सन को लैंड दिया है, कम से कम एक फिक्स पीरियड के लिए तो हो कि आप उसको इस टाइम के लिए नहीं हटा सकते। तो ये बहुत छोटी छोटी बेसिक राइट्स थे जो उस टाइम पे क्या फार्मर्स को चाहिए थे, ऐसा कोई बड़ा नहीं मांग रहे थे, ठीक है। दूसरा, फ्रिक्वेंट इविक्शन, आपको इस साल ये ज़मीन मिली, अगले साल किसी और को मिल जाएगी, अगले साल किसी और को मिल जाएगी, तो कोई भी पर्सन उस ज़मीन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसने अपना घर बनाया तो वो उसमें अच्छा फर्नीचर लगवाएगा, मे बी उसमें वो जाए और सिंपली क्या करें, वहाँ पे स्विमिंग पूल लगवाए, अच्छे अच्छे कर्टन्स लगवाए। बट अगर आप किराए के घर में रह रहे हो तो, और उसमें भी आपको ये नहीं पता कि आप कब तक वहाँ पे रुकने वाले हो, तो वहाँ पे फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट
द अवध किसान सभा। अवध किसान सभा में अभी एंट्री होगी जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। तो जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स में क्या थी कि रिड्यूस रेवेन्यूज, अबॉलिशन द बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने बोला कि आप इन मांगों को पूरा करो, अगर आप नहीं करते तो हम लैंडलॉर्ड्स का क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। जो नाई थे उन्होंने बाल काटना छोड़ दिया, जो धोबी थे उन्होंने कपड़े धोने छोड़ दिया। पूरी की पूरी सोसाइटी ने एक साथ सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स को बाइकआउट कर दिया। नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया कि जितनी भी सर्विस एक गांव में एक नॉर्मल पीपल दे सकता है, उसके अलावा कोई भी पर्सन जमींदारों को कोई भी सर्विस नहीं देगा। ब्लेजर यूज्ड कलेक्टिव रेजिस्टेंस मेथड, क्योंकि अवध किसान सभा में जो बाबा रामचंद्र हैं उनको तो जेल हो जाएगी और पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो किसके हाथ में आ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में आ जाएगा। तो उसके बाद में जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो रोल ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया, उस विलेज को विजिट किया, अंडरस्टूड द पीजेंट्स ग्रीवियंस एंड अवध किसान सभा फॉर्म्ड इन 1920। ओवर द 300 ब्रांच स्टेब्लिश कांग्रेस कनेक्टेड द रूरल स्ट्रगल विद द नेशनलिज्म। जो रूरल स्ट्रगल था उस स्ट्रगल के साथ में क्या हुए, नेहरू जी कनेक्ट हुए और जो कांग्रेस था वो उनके साथ में आई, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम है कि जो कांग्रेस है ना उसके रिलेशनशिप किसानों के साथ में भी और जमींदारों के साथ में भी है। जब आप सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट पढ़ोगे तो आपको कांग्रेस का ये एक आई कैन से एक कंफ्यूजन देखने को मिलेगा कि हम दोनों में से किसको सपोर्ट करें। तो किसानों को एज सच ओपनली कांग्रेस कभी सपोर्ट नहीं करेगी, फिर भी नेहरू जी ने ये स्टेप उठाया और अवध किसान सभा को बनाया। रेडिकलाइजेशन ऑफ द मूवमेंट, सडनली क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मूवमेंट रेडिकलाइज हो गया। जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके घर पे अटैक किया गया, मार्केट को लूटा गया और जो अनाज लैंडलॉर्ड के गोदाम में भरा हुआ था उस पूरे के पूरे अनाज को सीज करके लूट लिया गया। टैक्स का पेमेंट नहीं किया गया और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। उन्होंने क्या किया, इन डिमांड्स को भी आगे बढ़ाया। मूवमेंट बिकम द एग्रेसिव ऑन सम प्लेस, कुछ प्लेस पे पुलिस बुलानी पड़ी, लोगों ने इस पूरे के पूरे मूवमेंट को क्या कर दिया, एग्रेसिव कर दिया। उसके बाद में आते हैं ट्राइबल रिवेलियंस इन गुडियाम हिल्स। गुडियाम हिल्स में सबसे मेन पर्सन जो होने वाले हैं वो होने अल्लूरी सीताराम राजू। उन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, क्योंकि जो आदिवासी है ना बेटा, वही था आदिवासी। आदिवासी दे आर द पर्सन हु आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नेचर। वो एक फॉरेस्ट में है डिपेंडेंट, खाना वहीं से आ रहा है, पहनने के लिए कपड़े वहाँ से आ रहे हैं, पूरी की पूरी आजीविका फॉरेस्ट पे चल रही है। बट अंग्रेजों ने आगे क्या किया, फॉरेस्ट को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। उन्होंने बोला कि आप अपनी फॉरेस्ट में नहीं जाओगे। बेचारे ट्राइबल्स बोले क्यों, बोले हमने रूल्स बना दिया है। उन्हें क्या बनाया, फॉरेस्ट एक्ट बनाया। फॉरेस्ट एक्ट के अंदर अगर आप किसी भी जंगल में लकड़ी काटते हुए पाए जाते तो आपको सजा हो जाएगी। दूसरा, जब जंगल में नहीं जा सकते तो लाइवलीहुड खत्म हो गया। और उनके साथ में जितने भी रोड बन रहे थे, रेलवे लाइन्स बन रहे थे, वहाँ पे फोर्स लेबर करवाया जा रहा था। ट्राइबल राइट्स वर डिनाइड। आज की डेट में फॉरेस्ट एक्ट है बट फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है, उसके अंडरटेकिंग हमने आदिवासियों को राइट दिए हुए हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, फॉरेस्ट में जाना बंद करा दिया, लाइवलीहुड क्या हो गई वहाँ पे ख़त्म हो गई और उनके साथ में फोर्स लेबर और करवाया जा रहा था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी। और जो कॉलोनियल लॉ थे उससे क्या हुआ, ट्रिगर्ड हुआ ट्राइबल मूवमेंट। हर जगह पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो कॉलोनियल फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ पे मल्टीपल लीडर्स आएंगे और जो मल्टीपल लीडर्स हैं वो आके क्या करेंगे, जो ब्रिटिश राज है उसके खिलाफ जाके खड़े होंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली अल्लूरी सीताराम राजू इज अ वन ऑफ देम जो ट्राइबल लीडर्स में सबसे आगे होंगे और किसके खिलाफ खड़े होंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में खड़े होंगे। तो अल्लूरी सीताराम राजू इंस्पायर्ड बाय द गांधी जी, उन्होंने किया प्रमोटेड खादी एंड अपोज द ड्रिंकिंग, बट उन्होंने क्या किया, आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे। यानी गांधी जी तो बोले अहिंसा करेंगे और अल्लूरी सीताराम राजू ने उस रास्ते से हट के उन्होंने क्या किया, एक तरीके से हिंसा का मार्ग भी अपनाया। उन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि जो जंगल का पानी है दिस इज द स्पिरिचुअल वाटर, अगर आप पियोगे तो आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हो। दे यूज्ड अबाउट द गोरिल्ला वॉरफेयर, उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर को स्टार्ट किया। और गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने ट्राइबल नेशनलिज्म को मिलिटेंट फॉर्म में लेके आए। तो गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, ये वाला गोरिल्ला नहीं है। गोरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है, पूरे के पूरे जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में आएंगे, ब्रिटिशर्स पे हमला करेंगे और भाग जाएंगे। आज की डेट में अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है दैट्स कॉल्ड द तालिबानीज। जो हमारे
पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबानीज है ना, जो आजकल पाकिस्तान की फील्डिंग सेट करते रहते हैं, वो गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते थे। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। रशिया को हरा दिया, ब्रिटेन को हरा दिया और यूएस को भी हरा दिया। ओनली वन पर्सन हु वॉन द अफगानिस्तान, दैट्स कॉल्ड द महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जो सिख एम्पायर के किंग थे, उन्होंने जाके तालिबानियों को, सॉरी तालिबानियों को नहीं, वी कैन से दैट अफगानिस्तान के राजाओं को हराया था। ठीक है, तो ये तो रिवेल्स अटैक ऑन द पुलिस स्टेशन, गोरिल्ला वॉरफेयर यूज, यानी ग्रुप में आएंगे, मारेंगे, भाग जाएंगे, यानी आपको ये पता नहीं कि आपके ऊपर हमला कहाँ से होगा। तो ये वाला गोरिल्ला बिल्कुल मत समझ लेंगे, गोरिल्ला का मतलब है ये वाली फाइट है, गोरिल्ला के कपड़े पहन के आ रहे हैं, नो। ग्रुप्स में जाके अटैक करेंगे, जब तक उस आर्मी को समझ में आएगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, वो वहाँ से चले जाएंगे। तो आपके ऊपर क्या होगा, लगातार अटैक होंगे, तो एक आर्मी में डर बैठ जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ना तो वियतनाम वॉर के बारे में पढ़ो, तो आपको पता पड़ेगा कि वियतनाम वॉर में जो वियतनाम की आर्मी थी, जो नॉर्थ वियतनाम की आर्मी थी, उसने अमेरिका की हालत की थी, क्योंकि चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो जो न्यू बुक आई है क्लास 8 की, उसमें ना मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ लो, द राइज ऑफ मराठा। आने वाले 1 या 2 दिन में मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप गोरिल्ला वॉरफेयर को और अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि शिवाजी महाराज वॉज द वी कैन से द फोर फादर इन द गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है ना। तो ये दूसरा, बिकम द फोक हीरो, यानी लगातार इनके ऊपर गाने बनाए गए, क्योंकि ये ट्राइबल रेजिस्टेंस के एक बहुत बड़े सिंबल बने, एंड पीपल ट्रीट हिम लाइक अ गॉड। अल्लूरी सीताराम राजू को एक भगवान की तरह ट्रीट किया गया, लास्ट में पर इनको पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांटेशन वर्कर एंड स्वराज। ठीक है, 1924 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। प्लांटेशन वर्कर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली बात तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने विलेज में भी रिटर्न नहीं कर सकते। सोचो, इस देश का दुर्भाग्य है कि अपनी ही कंट्री में बाहर से आए कुछ लोगों ने इतनी बुरी कंडीशन कर दी कि हमारे लोग प्लांटेशंस में बंद हो गए। क्यों? कैसे? पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू। वर्कर्स ने क्या किया, स्वराज को पर्सनल फ्रीडम से लिंक कर दिया। डिफरेंट ग्रुप इमेजिन द स्वराज डिफरेंटली, अलग अलग ग्रुप ने स्वराज को अलग अलग तरीके से क्या किया, फील किया। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो स्वराज्य है वो हर पर्सन के लगे। अब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज्य क्या होगा, प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज्य सिंपली और सिंपली होगा कि उनको प्लांट से फ्रीली मूव करने को मिल जाए। स्वराज्य का मतलब ये नहीं कि अपने देश को आज़ाद करा के अपना सिस्टम बनाते हैं। स्वराज्य की कंडीशन कुछ ऐसी थी, ये एक हाथी है स्वराज्य, कांग्रेस अपनी तरीके से डिफाइन कर रही है, व्यापारी अपनी तरीके से डिफाइन कर रहा है, किसान अपनी तरीके से डिफाइन कर रहा है, और जमींदार अपनी तरीके से डिफाइन कर रही है। इनको नहीं पता हाथी का साइज कैसा है। तो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग कि अभी तक आप ये सोच चलो कि अपनी आज़ादी से 27 ईयर बिफोर इस कंट्री में स्वराज की कोई डेफिनेशन तय थी ही नहीं कि स्वराज्य में क्या होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट, यानी जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, उनको लगातार कहाँ रहना पड़ेगा, प्लांटेशंस में रहना पड़ेगा। दूसरी इनकी बेजिस बहुत कम थी बेटा, ठीक है, क्योंकि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट एक पास किया गया था। अगर प्लांटेशन वर्कर्स को ओपनली कहीं पे भी घूमना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन हार्डली मिलेगी। यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है टी प्लांटेशंस में, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। दिस इज द कंडीशन। जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, इन लोगों को लगेगा कि गांधी जी आके हमको फ्री करवा देंगे, बट दुख की बात है ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। गांधी जी नहीं आने वाले थे, क्योंकि इनको क्या लगा, फ्रीडम मीन्स हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपने गांव जा सकते हैं, और इन्होंने स्वराज को लिंक कर दिया पर्सनल फ्रीडम से। इन लोगों को लगा कि गांधी जी आके हमको फ्री करवाएंगे तो ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, प्लांटेशंस को छोड़ के भाग जाएंगे। बट गांधी जी की जगह पे पुलिस आएगी, इन सबको उठा के ट्रेन में भरेगी और वापस प्लांटेशन पहुंचा देगी, और एंड ऑफ द डे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा। सोचो इंस्पिरेशंस, मतलब इस कंट्री ने कितना कुछ झेला है आज़ादी के लिए। अपने गांव से दूर अपनी कंट्री में ये लोग एक प्लांटेशन में बंद है, प्लांटेशन का मालिक इनको बाहर जाने भी नहीं दे रहा। डिफरेंट ग्रुप इमेजिन स्वराज डिफरेंटली। एंड ऑफ द डे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में वर्कर्स इन द असम टी गार्डन फेस्ड रेस्ट्रिक्शंस। अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वर्कर्स कुड नॉट लीव प्लांटेशन विदाउट परमिशन, परमिशन वर रियली ग्रांटेड। क्योंकि कंडीशन इतनी बुरी, उनको डर है कि ये बंदा चला गया तो आएगा ही नहीं, और अगर ये बंदा फोर्सफुली भाग भी जाए, तुम सोचोगे कि अगर हम होते तो भाग जाते, तो इनको सर्च करके इनके गांव से उठा के वापस इसी बागान में छोड़ दिया जाएगा।
प्लांटेशन वर्कर लिव्ड अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, खाने को कम मिल रहा है, पहनने को कम मिल रहा है और वेजेस भी ना के बराबर है। सोचो किसी की नई नई शादी हुई, प्लांटेशन में काम करने गया, वो वापस ही नहीं आया। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है ताकि आप अपनी कंट्री को और अच्छे से जान सको। तो बेसिकली क्या है इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी राज बिकम कमिंग, लैंड वुड गिवन टू बैक, नेशनल मूवमेंट इंस्पायर द प्लांटेशन वर्कर। एक सपने की तरह था। ये होता है ना, एक बच्चा सोता है उसको सपना आता है। गांधी जी का राज आया, आंसर है नो। जमीन वापस मिली, आंसर है नो। गांधी जी के मूवमेंट से प्लांटेशन वर्कर्स इंस्पायर्ड हुए, आंसर है यस। वर्कर कनेक्टेड स्वराज विद द होप एंड जस्टिस, बट दोनों ही इनको नहीं मिले। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ब्रूटल सप्रेशन, जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे और जितना स्वराज था उनको क्या किया गया, गंदे तरीके से रेल में भर के वापस भेजा गया। रेलवे स्ट्राइक हुई, स्टीमर स्ट्राइक हुई, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिश राज जब पावर यूज करने पे आता था तो वो फोर्स बहुत ब्रूटल होती थी बेटा। और उस ब्रूटल फोर्स में क्या होता था, सिंपली सब सफाया हो जाता था। तो लास्ट में एक जगह होगी चोरा चोरी, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले क्रांति का आइकन से स्वराजियों पे हमला करेंगे और वो जो स्वराजी थे उनको स्टेशन में बंद करके आग लगा देंगे। तो इस मूवमेंट के बाद में पूरे के पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया जाएगा। मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं ये कल बताने वाला था ताकि आपको एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए कि इस टॉपिक में रियल में हुआ क्या। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डिफरेंट मीनिंग ऑफ द स्वराज, एंड ऑफ द सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपर्टीज। तो स्वराज का मीनिंग ये नहीं है कि आपको आज़ादी मिलने वाली है। स्वराज का सिंपल सा मीनिंग क्या होने वाला है, स्वराज का सिंपल सा मीनिंग ये होने वाला है कि आपको सफरिंग से क्या मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। ट्राइबल वर्कर यूज गांधी जी नेम इमोशनली, उन्हें क्या किया, गांधी जी का नाम इमोशनली यूज किया, बट ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला था क्योंकि बहुत जल्दी क्या हो गया। तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया कि स्वराज का मीनिंग क्या है ना। तो स्वराज का मीनिंग मैंने भी यहाँ पे एक रील बनाने का ट्राई किया था, बाबा रे मेरे को भी स्वराज देखने का है। राजू होता ये बहुत फेमस करेक्टर है फिर हेरा फेरी, क्योंकि स्वराज का मीनिंग मुझे भी पूरी हेडिंग को पढ़ के नहीं आया, क्योंकि स्वराज का जो मीनिंग है ना वो अप्रॉक्सीमेट 90-30 में तय हो पाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 10 साल बाद, जब आपके सुभाष चंद्र बोस एंड वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स आएंगे और वो बोलेंगे कि वी वांट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जहाँ पे पूरा का पूरा शासन किसका होगा, हमारा होगा। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल फ्यू स्लाइड्स फ्रॉम टुडे। फाइनल इम्पैक्ट क्या हुआ, अब लोगों ने भी बोल दिया कि सर अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास ने क्या किया, बिल्कुल कंडीशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही छोड़ दिया। क्योंकि मैंने आपको सिटीज़ में भी बताया था कि चीज़ें चल नहीं पा रही थी, तो मूवमेंट वर लोकल, ऑल इंडिया नेशनलिस्ट स्ट्रगल, पूरे इंडिया में स्ट्रगल हुआ, और कांग्रेस मूवमेंट इंस्पायर्ड इवन द रिमोट कम्युनिटीज़। लगातार जो था, जो रिमोट एरियाज थे जैसे असम हो गया, गोडिया मिल्स हो गया, वहाँ पे भी ये मूवमेंट चला। नेशनलिज्म यूनाइटेड पीपल बियॉन्ड द लोकल बाउंड्रीज़ के बाहर में भी जाके ये चीज़ें हुई। अगर आपसे इम्पैक्ट पूछा जाए तो इन 3 लाइन्स को लिख देना। उसके बाद में एक क्वेश्चन मिलता है, आज़ादी आई, आंसर कुछ तो हुआ है पर आपको फ्रीडम नहीं मिली। ठीक है, तो आज के सेशन की एंड हम यहीं पे करते हैं, क्योंकि कुछ तो हुआ है बट आज़ादी नहीं मिली। क्योंकि 1992 में क्या होने वाला है, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, बट उसके अप्रॉक्सीमेटली कितने साल बाद, 25 ईयर्स लेटर आपको क्या मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद में गांधी जी 2 मूवमेंट और करेंगे, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। अगेन मैं आपके सामने एक बार पूरी टाइमलाइन बता दूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, लोगों के महंगाई का सामना करना पड़ेगा, तो फिर भी इंडियन सपोर्ट करेंगे। उनको लगेगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उनको कंसेशंस मिलेंगे। वहाँ पे रूल एक्ट मिलेगा। गांधी जी आके 3 आंदोलन करेंगे, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया और चंपारण हो गया। रूल एक्ट के लिए वो सोचेंगे कि मैं एक आंदोलन करूं, बट उससे पहले जलियांवाला बाग हो जाएगा, तो गांधी जी रूल एक्ट को वापस ले लेंगे। खिलाफत मूवमेंट टर्की की वजह से शुरू हुआ है, क्योंकि टर्की में क्या हो रहा है, टर्की में खिलाफत जो खलीफा होते हैं, मैंने आपको मोहम्मद 5 का जो पिक दिखाया था, उनको हटाया जा रहा है। उससे क्या है, इंडियन मुस्लिम नाखुश हैं, तो गांधी जी इसको सपोर्ट दे देंगे
उसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 2 सेशन याद रखना, कलकत्ता सेशन 1920 एंड सेम ईयर में नागपुर सेशन हुआ है। एक में हाँ बोला है, दूसरे में प्लान को अडॉप्ट किया है। उसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होगा। सिटी में स्कूल छोड़ दो, कोर्ट छोड़ दो, जॉब छोड़ दो और फॉरेन क्लॉथ छोड़ दो। पहले 102 करोड़ के आ रहे थे, फिर 57 करोड़ के आ रहे थे। खादी आने लगी, बट खादी महंगी थी। जॉब ज़्यादा लंबे टाइम तक छोड़ नहीं सकते थे। स्कूल थे नहीं, तो फिर लोग वापस चले गए। जब आप किसानों की बात करोगे तो बाबा रामचंद्र को याद रखना, फीजी में इंडेंजर्ड लेबर थे, वापस आए, अवध किसान सभा बनाई, फिर पकड़ लिए गए। क्यों? प्रॉब्लम क्या आ रही थी? बेकार आ रहा था, लगातार रेंट लिया जा रहा था। फिर वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पहुँच जाएंगे। उसके बाद में गुड़ियाम हिल्स में जाके अल्लूरी सीताराम राजू को याद रखना। जब आप अल्लूरी सीताराम राजू को याद रखोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने गांधी जी के तरीके को तो फॉलो किया था, बट सिंपली उन्होंने उसके साथ साथ ये भी किया था कि उन्होंने थोड़ी बहुत हिंसा भी की थी, है ना। गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ किया था। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? कुछ लोग जाएंगे, हमला करेंगे, वापस आ जाएंगे। पर एंड ऑफ द डे 1924 उनको पकड़ लिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर आप जाओगे असम में। असम में आपको टी प्लांटेशंस की कंडीशन याद रखनी है कि बेचारे कितनी दिक्कत में रहते थे। फिर आपको इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में याद रखना है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो लोगों को प्लांट से अपने घर में जाने के लिए परमिशन चाहिए, जो परमिशन को कभी मिलती नहीं थी। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, उनको लगेगा गांधी जी आकर उनको ज़मीन दिलवा देंगे, तो सबके सब क्या करेंगे? उन सारी जी सिंपली उन बागानों को छोड़ के भाग जाएंगे, पुलिस पकड़ के वापस डाल देगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज़ादी नहीं मिली, चोरा चोरी कांड हुआ, उसके बाद में पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब सेकेंड पार्ट हम ख़त्म कर रहे हैं। MCQs वगैरह मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि बाद में एक MCQ की सीरीज देख लेंगे। लगातार पढ़ाने का जो मज़ा है वो मज़ा अलग ही होता है, क्लास जैसा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो बेसिकली मैंने अप्रॉक्सीमेटली हर सेक्शन में एक एक चैप्टर अभी तक कंप्लीट किया है। उसके बाद में हम दूसरे चैप्टर पे फोकस करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू सी द डिफरेंट लेक्चर फ्रॉम द जियोग्राफी एंड द इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स ऑल्सो, तो आप डिफरेंट प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हो। तो आज के लिए इतना बहुत है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं।